हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, जो कि लगातार पिछले हमारे आधुनिक भारत के इस सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन चले थे। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के बाद अतिवादी चरण शुरू हुआ था, जो कि उदारवादी चरण खत्म हुआ था। उसके बाद अतिवादी चरण शुरू हुआ था, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो अतिवादी चरण में भी हम लोगों ने कई चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। जैसे कि यहाँ पे अतिवादी चरण का जो कुछ महत्वपूर्ण भाग है, देख लीजिए। इसमें हम लोगों ने जो गांधी जी से पूर्व की बातें हम लोग कर रहे थे, गांधी के आगमन से पूर्व के भारत के इतिहास में जो हम लोग बातें कर रहे थे, उसमें से जो प्रमुख बातें हैं, जैसे कि कांग्रेस का अधिवेशन 1906 वाला, जो कि इसमें कलकत्ता में हुआ था। और उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन, सूरत फूट 1907 में, 1909 में माले मिंटो सुधार और दिल्ली दरबार 1911 में। इन तमाम चीज़ों के बारे में लास्ट वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास वाले सेक्शन में हम लोगों ने कर लिया था। अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे अतिवादी चरण का एक दूसरा फेज है, जिसमें कि हम लोग कहते हैं क्रांतिकारी गतिविधियाँ या क्रांतिकारी संगठन। तो क्रांतिकारी संगठन वाली इस फेज में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके परीक्षा उपयोगी होंगे। उन तमाम चीज़ों को जो 1870 से लेकर 1915 के बीच में जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई है, जो भी संगठन बने हैं, और उसमें से जो परीक्षा उपयोगी तथ्य होंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें से कुछ भारत में, मतलब अपने देश में क्रांतिकारी संगठन और उनकी गतिविधियां हुई थी, और कुछ विदेशों में भी उनकी गतिविधियां और संगठन बने थे। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। जो अतिवादी चरण का दूसरा फेज है, जो क्रांतिकारी गतिविधियां या क्रांतिकारी संगठन के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य जो भी होंगे आपके एग्जाम के लिए, उन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यह जो मुख्य रूप से काल होगा, इस काल में हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से जो कि कर्जन का काल होगा, मिंटो का काल होगा और हार्डिंग का। इन तीनों व्यक्ति जो वायसराय यहाँ पे भारत में उस समय थे, इन लोगों के कार्यकाल में ये गतिविधियाँ हुई थी। इन्हीं के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। तो चलते हैं आगे, हम लोग मुख्य रूप से इन बातों को समझेंगे जो कि महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पूछे जाएंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। इसमें मुख्य रूप से देखिए क्या है महत्वपूर्ण तथ्य। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने क्रांतिकारी संगठन को दो महत्वपूर्ण चीज़ों में बांटा है। मुख्य रूप से देखिए, प्रमुख क्रांतिकारी संगठन जो है, जो कि 1879 लगभग 1870 से 1915 के बीच में इनकी गतिविधियों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे जो भारत में गतिविधियाँ हुई थी क्रांतिकारी संगठन का, क्रांतिकारी लोगों का, और उसके बाद विदेश में जो इनके द्वारा जो गतिविधियाँ हुई थी भारत को आज़ादी के ओर ले जाने के लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए, उपनिवेशवाद से इनको छुटकारा पाने के लिए भारतीय कुछ प्रमुख क्रांतिकारी व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पे क्रांतिकारी संगठन बनाए गए थे और उनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि भारत में क्रांतिकारी संगठन, अच्छा, ये जो क्रांतिकारी संगठन था, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों से ये आकर के ये प्रेरित हुआ करता था। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, जो कि रूस और आयरलैंड जो है, यहाँ पे देखिए रूस और आयरलैंड के क्रांतिकारी संगठन से यह प्रेरणा लिया था। और ये व्यक्ति जितने भी भारत में थे, इन्होंने रूस और आयरलैंड से प्रेरणा लेकर के भारत में भी क्रांतिकारी गतिविधियों को, अर्थात भारत को उपनिवेशवाद से छुटकारा पाने के लिए अपने काफ़ी संगठन को चलाया था। और उसके बाद काफ़ी इसमें अनेक कार्य किए थे, घटनाएँ हुई थी। इन्हीं के बारे में जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, यदि यहाँ पे देख लीजिए भारत में, तो भारत में सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में शुरू हुआ था ये क्रांतिकारी गतिविधियां जो शुरू हुई थी, वह महाराष्ट्र में सबसे पहले शुरू हुआ था। तो महाराष्ट्र में हम लोग देखेंगे क्या क्या, रामोसी कृषक दल जो बना था, जो वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में बना था, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे समझेंगे मित्र मेला जो 1899 में गठित हुआ था, और उसके बाद यही अभिनव भारत में कन्वर्ट हो जाता है, जो वी.डी. सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा इसे गठित किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे बंगाल में महत्वपूर्ण संगठन जो था,
जो अनुशीलन समिति थी 1902 में गठित की गई थी, वो उनके बारे में देखेंगे, जिसमें कि जो मिदनापुर में है वो ज्ञानेंद्र बसु ने गठित किया था अनुशीलन समिति की। एक्चुअली में अनुशीलन समिति की 3 शाखाएं थी, एक मिदनापुर में जिसमें कि ज्ञानेंद्र बसु ने इसको स्थापित किया था, फिर कलकत्ता में पी मित्रा ने इसको स्थापित किया था, और उसके बाद पुलिन दास जो वो ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। यहाँ पे 3 नेतृत्वकर्ता थे, मिदनापुर में ज्ञानेंद्र बसु, पी मित्रा हो गए आपके कलकत्ता में, और पुलिन दास जो है वो ढाका में अनुशीलन समिति की ये अध्यक्ष थे, मतलब ये संस्थापक मुख्य रूप से थे। उसके बाद उसमें मुजफ्फरपुर जो बम कांड है उस समय के बंगाल प्रेसिडेंसी में बिहार के वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में ये घटना घटित थी, मुजफ्फरपुर बम कांड, जिसमें कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की प्रमुख भूमिका रही थी। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो 1908 में 23 अप्रैल 1908 को यह घटना घटी थी। उसके बाद अलीपुर षड्यंत्र जो है, अलीपुर षड्यंत्र के बारे में भी, बंगाल में जो अलीपुर षड्यंत्र हुआ था उसके बारे में हम लोग ये प्रमुख बातें यहाँ पे देखेंगे, जो कि मई 1909 में ये घटना घटी थी, सॉरी 1908 में, और 1909 तक ये इस पे मुकदमा चला था। तो इसमें महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे उस व्यक्ति का नाम है अरविंद घोष और बरिंद्र घोष। इन दोनों पे अलीपुर षड्यंत्र केस का जो है मुख्य चार्ज लगा था, और इसके साथ और भी कई साथी थे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे दिल्ली में और पंजाब में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी लाला लाजपत राय की और अजीत सिंह की। जो अजीत सिंह हैं वो भगत सिंह के चाचा थे, अजीत सिंह, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, और इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से एक संगठन भी बनाया था जिसका नाम अंजुमने मोहसिबाने वतन, इस संगठन का नाम था अंजुमने मोहसिबाने वतन। ये संगठन इन्होंने स्थापित किया था, कहाँ पे, पंजाब में। उसके बाद दिल्ली षड्यंत्र केस के बारे में देखेंगे। दिल्ली में जो दिल्ली षड्यंत्र केस होता है, जिसमें कि हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर बम हमला किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से मुख्य रूप से रास बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल को इसमें आरोपी बनाया जाता है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद कुछ विदेश में जो क्रांतिकारी संगठन बने थे उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। विदेशों में जो संगठन बना था उसके बारे में जानकारी लेंगे, जो कि आपके परीक्षाओं में होंगी। जैसे लंदन में 1905 में भारत स्वशासन की स्थापना की गई थी, जो इंडिया हाउस के नाम से प्रचलित थी, जिसमें श्याम जी कृष्ण वर्मा, वी.डी. सावरकर, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल इन सब की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण थी। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि महत्वपूर्ण बात जो है वो है एस.आर. राणा, जो पेरिस में महत्वपूर्ण भूमिका थी, फ्रांस के पेरिस में, एस.आर. राणा की, विकाजी रुस्तम कामा की, और श्यामजी कृष्ण वर्मा की, इन तमाम लोगों की भूमिका देखेंगे विदेश में, जिसमें मुख्य रूप से विकाजी रुस्तम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मिल करके वंदे मातरम नामक पत्रिका को यहाँ पे शुरू किया गया था उनके द्वारा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें, जो कि कनाडा में है। यहाँ पे देखिए, कनाडा के क्षेत्र में, कनाडा और अमेरिका के क्षेत्र में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ये गदर पार्टी जो कि 1 नवंबर 1913 को स्थापित हुई थी लाला हरदयाल के नेतृत्व में। उसके बाद यहीं पे स्वदेशी सेवक गृह के बारे में बात करेंगे, जो वैंकूवर कनाडा में स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद यूनाइटेड इंडिया हाउस जो है सिएटल कनाडा में स्थापित किया गया था। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। एक्चुअली गदर पार्टी से पहले ही इन स्वदेशी सेवक गृह और यूनाइटेड इंडिया हाउस, जो सिएटल कनाडा में था और वैंकूवर कनाडा में था, ये पहले ही गठित हो चुकी थी। उसके बाद बाद में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, जो कि लाला हरदयाल ने स्थापित किया था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जर्मनी में महत्वपूर्ण एक संगठन चला था जर्मनी में, जिसमें कि यह जर्मनी में जो संगठन है उसमें जिम्मेरमैन योजना एक चली थी, जिसमें कि लाला हरदयाल ने और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने, इन दोनों ने मिलकर के जर्मनी के बर्लिन में स्थापित किया था। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिंगापुर में जो महत्वपूर्ण संगठन हुआ था, सिंगापुर के संगठन के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, सिंगापुर में विद्रोह हुआ था 15 फरवरी 1915 को, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में जो महत्वपूर्ण संगठन हैं, जो क्रांतिकारी संगठन हैं और उनके जो कार्य हैं, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इस संगठन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, संगठन हैं, तो इनके मुख्य कार्य क्या थे, क्रांतिकारी लोगों के कार्य क्या थे। इनका मुख्य कार्य
क्या था कि सबसे पहला मुख्य उद्देश्य था कि उपनिवेश जो है, ब्रिटिश उपनिवेश को भारत से बाहर करना। इसमें कई एक्टिविटी किया करते, जैसे कि बम फोड़ना, या प्रमुख ऐसे कुछ अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी थे या अंग्रेजों के सहयोगी थे, उनकी हत्या करना, खजाना लूटना, डकैती डालना, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण इनके कार्य हुआ करते थे, जिसमें कि मुख्य रूप से इनका ये उद्देश्य था कि उपनिवेश यहाँ से बाहर हो जाए इंडिया से, और भारत एक आज़ाद देश के रूप में स्थापित हो पाए। इन तमाम क्रांतिकारी लोगों का यह मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि उदारवादी लोगों के कार्यों से ये लोग काफ़ी नाराज़ हो चुके थे, और इन्होंने यह तय किया था कि अब बिल्कुल क्रांति का रूप अपना करके ही भारत को यहाँ पे उपनिवेश से छुटकारा मिल पाएगा, इसलिए इन्होंने क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तो एक एक करके चलिए हम लोग चलते हैं, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ महाराष्ट्र में देखेंगे क्या है महत्वपूर्ण बातें। महाराष्ट्र में जो है, भारत के सबसे पहले महाराष्ट्र में उस समय एक रिपोर्ट आई थी, बाद में देखेंगे 1918 के आसपास एक रिपोर्ट आई थी, जिसका नाम था विद्रोह समिति रिपोर्ट 1918। विद्रोह समिति रिपोर्ट 1918 में यह बात तय हो गया था कि महाराष्ट्र में जो है सबसे पहले क्रांतिकारी आतंकवाद या क्रांतिकारी संगठन की शुरुआत हुई थी, प्रमुख घटनाएं शुरू हुई थी। इसलिए इसमें महाराष्ट्र में सर्वप्रथम जो है, यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र में रामोशी कृषक दल की स्थापना की गई थी, जो कि लगभग 1870 के दशक में ही ये शुरू हुआ था, और वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में स्थापित किया गया था रामोशी कृषक दल। और ये लगभग 1890 आते आते यह संगठन जो है मुख्य रूप से इस पे ब्रिटिश ने इस संगठन पे काफ़ी दमनात्मक कार्रवाई करके इस पे कंट्रोल पा लिया था। तो सर्वप्रथम महाराष्ट्र में जो रामोशी कृषक दल स्थापित हुआ था वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में, उसमें दमनात्मक कार्रवाई करते हुए वासुदेव बलवंत फड़के के रामोशी कृषक दल को 1890 में इस पे ब्रिटिश ने काबू पा लिया था, नियंत्रण पा लिया था। उसके बाद देखेंगे इस क्रम में, तो आगे चल करके तिलक जी जो है मुख्य रूप से राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने के लिए और आम लोगों को एकत्रित करने के लिए और ब्रिटिश के प्रति नाराजगी उत्पन्न करने के लिए कई कार्य करते हैं। जैसे महत्वपूर्ण एक कार्य है, दो कार्य हैं यहाँ पे, जो कि एक गणपति उत्सव है जो कि 1893 में शुरू हुआ था, और शिवाजी उत्सव है जो कि 1895 में शुरू इन्होंने किया था। तो गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, इन दोनों की शुरुआत 1893 और 1895 में करके भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना और ब्रिटिश के प्रति नाराजगी और रोष उत्पन्न किया था ये तिलक जी के द्वारा, जिसमें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इनकी दो पत्रिका की थी, जो कि मराठी पत्रिका हुआ करती थी, अंग्रेजी में निकलती थी मराठी पत्रिका, और केसरी पत्रिका निकलती थी वो मराठी में। तो ये तिलक जी की दो महत्वपूर्ण पत्रिका है, जिसके बारे में हम लोगों को समझना होता है, जानना होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे गए भी हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि मराठी और केसरी के माध्यम से तिलक जी जो है पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश भर में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करते हैं और ब्रिटिश के प्रति नाराजगी और रोष उत्पन्न करते हैं भारतीय युवाओं में। तो ये मराठी जो इंग्लिश में छपता था और केसरी जो अंग्रेजी में छपता था, ये दो पत्रिका महत्वपूर्ण तिलक जी की थी, जिन्होंने गणपति उत्सव 1893 में शुरू किया था और शिवाजी उत्सव 1895 में। फिर इनके दो मुख्य शिष्य थे, और कई लोग थे, लेकिन जिसमें जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो मुख्य शिष्य यहाँ पे कौन थे? दो, यहाँ पे देख लीजिए, दो मुख्य शिष्य है, दामोदर हरि चापेकर और कृष्ण हरि चापेकर। ये दो भाई थे। ये दोनों भाइयों ने क्या किया, उस समय जो है महाराष्ट्र में एक प्लेग नामक रोग उत्पन्न हो गया था। तो इनके दो शिष्य दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने 1897 में क्या किया, जो प्लेग समिति के अध्यक्ष थे श्रीरैंड, पूना के क्षेत्र में क्या हुआ था, प्लेग उत्पन्न हो गया था, तो उसमें एक प्लेग समिति बनाई गई थी। तो पूना प्लेग समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे श्रीरैंड, और श्रीरैंड की हत्या कर देता है ये चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। साथ ही साथ वहाँ के लेफ्टिनेंट जो थे पूना के क्षेत्र में, जो प्लेग समिति के समय प्लेग समिति का जो लेफ्टिनेंट था वो एयर्स्ट की हत्या और श्रीरैंड की हत्या, एयर्स्ट और श्रीरैंड दोनों की हत्या ये 1897 में पूना में कर दिया जाता है दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर के द्वारा। क्योंकि पूना में जो प्लेग उत्पन्न हुआ था, वहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी, वहाँ पे जो पब्लिक को सुविधाएं चाहिए थी, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था,
जिसके आक्रोश में आकर के ये दोनों भाइयों ने इसके श्री रैंड और एयर्स्ट की हत्या कर दी थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं महाराष्ट्र के क्षेत्र में क्रांतिकारियों के द्वारा और भारतीय लोगों के द्वारा किया गया था। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण बात इसमें यदि देखेंगे तो वी.डी. सावरकर निकल कर के आते हैं और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर। इनका क्या महत्वपूर्ण है, देखिए 1899 में एक गुप्त संगठन बनाया था इन्होंने, मित्र मेला। यह मित्र मेला जो है जैमिनी इटली में एक संगठन था, तरुण इटली तरुण इटली में एक जैमिनी के द्वारा संगठन बनाया गया था। इटली के क्षेत्र में जैमिनी नामक एक व्यक्ति के द्वारा तरुण इटली नामक एक संगठन बनाया गया था, उसी संगठन के तर्ज पे भारत में क्या किया, वी.डी. सावरकर और उनके भाई विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, इन दोनों ने मिल करके ये मित्र मेला का गठन किया। मित्र मेला एक गुप्त संगठन हुआ करता था जो कि कई एक्टिविटी करते थे, जो क्रांतिकारी एक्टिविटी होती थी, जिसमें 1899 में से स्थापित किया गया था। फिर यही मित्र मेला अंततः 1904 में जाकर के अभिनव भारत के रूप में परिणत हो जाता है और ये अभिनव भारत के संस्थापक वी.डी. दामोदर सावरकर, मतलब वी.डी. सावरकर विनायक दामोदर सावरकर या वी.डी. सावरकर इसको कह सकते हैं। तो अभिनव भारत जो संगठन जो बना मित्र मेला से परिणत होकर के 1904 में अभिनव भारत जो बना, उसके कई सदस्य थे। उनमें से एक महत्वपूर्ण सदस्य जो है जिसका नाम है अनंत कान्हेर। ये अनंत कान्हेर ने क्या किया, अनंत कान्हेर ने 1909 में जैक्सन नामक एक व्यक्ति थे अंग्रेज, जो कि नासिक के मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। उस समय नासिक के मजिस्ट्रेट हुआ करते थे जैक्सन। इनकी हत्या अनंत कान्हेर ने, ये गुप्त संगठन अभिनव भारत के ये सदस्य थे अनंत कान्हेर, उन्होंने 1909 में जैक्सन की हत्या कर देता है, जो कि नासिक का मजिस्ट्रेट होता है। तो ऐसी कुछ घटनाएं इनके द्वारा, इन तमाम संगठनों के द्वारा और इनके सदस्यों के द्वारा की जाती है, जिसके कारण से क्रांतिकारी संगठन या आतंकवादी संगठन कहते हैं। हमने आधुनिक भारत में यह देखना होता है। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण संगठन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, जो बंगाल के क्षेत्र में प्रमुखता से स्थापित और शुरू हुआ था। तो बंगाल के क्षेत्र में यदि क्रांतिकारी संगठन की यदि बात करेंगे, महत्वपूर्ण बात जो इसमें देखेंगे तो भद्रलोक समाज के जो व्यक्ति थे, भद्रलोक समाज के जो काफ़ी लोग थे यहाँ पे, उन लोगों ने मिल करके अनुशीलन समिति नामक एक संगठन की स्थापना की। जो अनुशीलन समिति थी वह भद्रलोक समाज वर्ग के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि 1902 से 1908 के बीच में यह मुख्य रूप से सक्रिय रहा था। 1908 में इसमें काफ़ी दमनात्मक कार्रवाई करते हुए अनुशीलन समिति के तमाम सदस्यों को और उनके संगठन को मुख्य रूप से इस पर नियंत्रण पा लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1908 में। तब 1902 में हुआ क्या था कि अनुशीलन समिति की स्थापना मुख्य रूप से 3 जगह पे हुआ। एक हुआ मिदनापुर में, वहाँ पे ज्ञानेंद्र बसु ने इसे स्थापित किया और संगठन नेतृत्व करता है ज्ञानेंद्र बसु मिदनापुर में। कलकत्ता के क्षेत्र में जो स्थापित किया वो पी मित्रा है। कलकत्ता के क्षेत्र में कौन है, पी मित्रा। और साथ ही साथ इसके साथ जो है रास बिहारी बोस, सचिंद्र सन्याल, बरिंद्रनाथ घोष और जतीन्द्रनाथ बनर्जी, ये कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जो कलकत्ता के अनुशीलन समिति से संबंधित थे। पी मित्रा, रास बिहारी बोस, सचिंद्र सन्याल, बरिंद्र घोष और जतीन्द्रनाथ बनर्जी, ये महत्वपूर्ण कुछ व्यक्ति थे जो कलकत्ता से जुड़े हुए थे अनुशीलन समिति से। वहीं ढाका के क्षेत्र में जो अनुशीलन समिति स्थापित की गई थी वह पुलिन दास के द्वारा स्थापित की गई थी और ढाका अनुशीलन समिति के द्वारा ही 12 डकैती को अंजाम दिया गया था। तो इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि इसमें पूछा जाएगा, मैच करने के लिए भी दिया जा सकता है कि कहाँ पे कौन से अनुशीलन समिति का स्थापना और संस्थापक कौन थे। जैसे मिदनापुर में कौन थे, तो ज्ञानेंद्र बसु। कलकत्ता में कौन थे, पी मित्रा। ढाका में कौन थे, तो पुलिन दास। इसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है किस अनुशीलन समिति के किस शाखा द्वारा ये 12 डकैती की गई थी। तो ढाका का जो संस्था थी, अनुशीलन समिति की ढाका संस्था थी, उसके द्वारा 12 डकैती को अंजाम दिया गया था। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कलकत्ता के अनुशीलन समिति से इनमें से कौन नहीं जुड़े थे। जैसे कि यहाँ पे पी मित्रा जुड़े थे, रास बिहारी बोस जुड़े थे, सचिंद्र नाथ सन्याल जुड़े थे, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, बरिंद्र घोष, ऐसे कुछ व्यक्ति जुड़े हुए थे। उसमें कोई एक दे देगा, जैसे ज्ञानेंद्र बसु दे सकता है, पुलिन दास दे सकता है, जो कि इससे
नहीं जुड़े थे कलकत्ता वाले से, तो ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, अनुशीलन समिति से लगातार क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान रखना होता है। उसके बाद इसी में आप देखेंगे ये जो अनुशीलन समिति है, इसी के द्वारा, इन्हीं के सदस्यों के द्वारा एक युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली जाती है। ये क्रांतिकारी पत्रिका है युगांतर, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी, जो कि अप्रैल 1906 में निकलता है। और इसमें मुख्य रूप से इसकी भूमिका जो है बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा इसे निकाला जाता है। तो बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ये अनुशीलन समिति के ही सदस्य थे, जो कि युगांतर नामक क्रांतिकारी पत्रिका निकालते हैं और भारत में क्रांतिकारी बातों को उजागर करते हैं और भारत की भावनाओं को, भारत के युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करने में काफ़ी सहायक होता है। ये युगांतर जो है क्रांतिकारी पत्रिका थी, बरिंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा निकाला गया था। इसके अलावा इसमें बंगाल के क्षेत्र में देखेंगे यदि, तो बंगाल के क्षेत्र में उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जिसमें कि बिहार भी आता था। और अभी के वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक कांड हुआ था, जिसे मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से हम लोग जानते हैं। यह कांड जो है 30 अप्रैल 1908 को अंजाम दिया गया था। इस कांड को किया गया था 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। ये क्यों हुआ था और किस पे हुआ था? यह एक्चुअली में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी में एक जज हुआ करते थे, जो कि किंग्सफोर्ड के नाम से जाने जाते थे। तो इस किंग्सफोर्ड नामक जज ने बंगाल के और बिहार के तमाम युवाओं पे बिना कुछ सोचे समझे कई प्रकार के आरोप लगा दिया करते थे, जिसके विरोध में यहाँ के युवाओं में काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ, जिसके कारण इसमें से किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। लेकिन गलती से उस समय उस गाड़ी में उसमें कैनेडी की जो पत्नी थी और बेटी थी, उनकी हत्या हो जाती है। एक्चुअली इसमें जो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, उसमें यह मानकर, उस गाड़ी में ये मान करके चल रहे थे कि इस गाड़ी में किंग्सफोर्ड है, लेकिन उसके जगह पे संयोग से ऐसा हुआ था कि कैनेडी जो है एक वहाँ पे व्यक्ति थे। तो कैनेडी की, अंग्रेज नामक व्यक्ति थे, कैनेडी की पत्नी और बेटी उस गाड़ी में बैठी हुई थी, जिसके कारण उस पर बम फेंका गया, तो बेटी और पत्नी की हत्या हो जाती है। और इस घटना को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का होता है। प्रफुल्ल चाकी इस घटना के बाद आत्महत्या कर लेते हैं कुछ समय के बाद मोकामा स्टेशन, बिहार के वर्तमान मोकामा स्टेशन पे। उस समय के मोकामा स्टेशन हुआ करते थे उस समय, और अभी भी है। तो वर्तमान मोकामा स्टेशन जो है, वहाँ पे प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था इस घटना के जस्ट बाद। उसके बाद कुछ समय के बाद खुदीराम बोस जो है वहाँ से भाग कर निकलते हैं, लेकिन खुदीराम बोस को भी बाद में पकड़ लिया जाता है और अंततः इसे फांसी दे दी जाती है। और फांसी के लिए 30 जून 1908 को यह सुनाया जाता है फांसी की सज़ा। 30 जून 1908 को फांसी की सज़ा सुनाया जाता है और 11 अगस्त 1908 को इसे फांसी दे दी जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। 30 अप्रैल को यह बम कांड हुआ, 30 अप्रैल 1908 को बम कांड होता है, 13 जून 1908 को इसे फांसी सुना दिया जाता है, किसे? खुदीराम बोस को। और 11 अगस्त 1908 को इसे अंततः फांसी दे दिया जाता है। और इस खुदीराम बोस के जो उस समय वकील थे, उस वकील का नाम जो है, यहाँ पे आप कमेंट में बताएंगे उन वकील का नाम क्या था। खुदीराम बोस की तरफ से जो यहाँ पे लड़ रहे थे मुकदमा, उनका नाम आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे चलते हैं। इसमें अन्य महत्वपूर्ण बात जो है निकल करके क्या आई, देखते हैं क्या है। जो कि अलीपुर षड्यंत्र है। अलीपुर षड्यंत्र केस जो है महत्वपूर्ण है, जो कि मई 1908 में यह षड्यंत्र केस चलता है। मई 1908 से लेकर के मई 1909 तक यह मुकदमा चलता है। अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से इसे जाना जाता है। ये किन के ऊपर चलता है ये भी देखेंगे। अरविंद घोष, ठीक है, और वरिंद्र घोष, मुख्य रूप से अरविंद घोष और वरिंद्र घोष के ऊपर यह अलीपुर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलता है। और इसके साथ साथ अन्य 34 व्यक्ति थे जिस पे यह मुकदमा चलाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से अलीपुर षड्यंत्र कांड को मुरारी पुकुर या मानिक टोला बम कांड भी कहा जाता है। मुरारी पुकुर या मानिक टोला बम कांड इसमें घटना हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया था अरविंद घोष को और वरिंद्र घोष को, और उसके साथ साथ अन्य 34 व्यक्ति को। तो यह जो मुरारी पुकुर और मानिक टोला घटना जो हुई थी, बम कांड जो हुआ था, उसी को अलीपुर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है, जो कि इसमें
8 मई 1908 को घटित हुई थी और 1909 तक चला था। इसमें क्या हुआ था, मुकदमे के समय में क्या क्या हुआ, जब मुकदमा ये चल रहा था लगभग 1 साल के बीच में, तो इसमें कई घटनाएं हुई। इसमें क्या हुई, 1908 में क्या किया, सरकार ही एक गवाह थे इस मुकदमा के, जिसका नाम था नरेंद्र गोसाई। इस नरेंद्र गोसाई की हत्या जेल में कर दिया जाता है इन तमाम क्रांतिकारी व्यक्तियों के द्वारा या इनके समर्थकों के द्वारा। उसके बाद 1908 में ही फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो होते हैं, तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट कलकत्ता हाई कोर्ट में गोली मार दी जाती है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट को भी इस केस से जो जुड़े थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उसे कलकत्ता हाई कोर्ट में गोली मार दी जाती है, ये तमाम क्रांतिकारियों के द्वारा। फिर 1909 में क्या होता है, सरकारी पीपी एक होते हैं इस केस से, अलीपुर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए, उस अलीपुर षड्यंत्र केस से जुड़े इस सरकारी पीपी को कलकत्ता में इसकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे कुछ घटनाएं और इनके कार्य हुआ करते थे क्रांतिकारी व्यक्तियों का, जो कि आपके परीक्षा उपयोगी होते हैं, जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में यदि हम लोग देखेंगे, जैसे पंजाब के क्षेत्र की बात करें, तो पंजाब के क्षेत्र में किस प्रकार से क्रांतिकारी संगठन हुआ जो महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के लिए, उसे देखिए। इसमें मुख्य रूप से लाला लाजपत राय और इनकी समाचार पत्र जो होती थी पंजाबी नाम से, लाला लाजपत राय का समाचार पत्र पंजाबी, और अजीत सिंह जो कि भगत सिंह के चाचा हुआ करते थे, अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा, उनका समाचार पत्र था भारत माता। इन दोनों जो कि लाहौर के क्षेत्र में निकाला था भारत माता, तो अजीत सिंह जो है और लाला लाजपत राय, इन दोनों ने प्रमुख रूप से 2 पत्रिका निकाला। लाला लाजपत राय ने क्या निकाला, लाला लाजपत राय ने निकाला है पंजाबी, और अजीत सिंह ने भारत माता। इन दोनों पत्रिकाओं के माध्यम से पंजाब के क्षेत्र में युवाओं को वतन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति भावनाओं को जगाया, और अंग्रेज और उपनिवेशी शासकों के विरुद्ध तमाम बातों को उछाला गया, जिससे भारतीय युवक उसमें काफ़ी अग्रेसिवली क्रांतिकारी संगठन में पार्टिसिपेट किए। तो मुख्य रूप से इसमें लाला लाजपत राय, जिसमें पंजाबी पत्रिका, अजीत सिंह भारत माता पत्रिका जो लाहौर के क्षेत्र में चला था, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। अजीत सिंह इसी समय एक संगठन को स्थापित करते हैं जिसका नाम है अंजुमन मोहसिवान वतन, मोहसिवान वतन, अंजुमन मोहसिनवान वतन। इस संगठन को स्थापित करके काफ़ी क्रांतिकारी एक्टिविटी यहाँ पे पंजाब के क्षेत्र में ये लोग करते हैं। उसके बाद इसी संगठन से जो अंजुमन मोहसिवान वतन जो संगठन है अजीत सिंह का, इससे अन्य व्यक्ति भी जुड़े थे, जैसे आगा हैदर, उसके बाद सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद और लालचंद फुलक। तो इसमें ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अंजुमन मोहसिन वाने वतन से कौन नहीं जुड़े थे, जिसमें जुड़े हुए थे आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद और लालचंद फुलक। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति इससे जुड़े हुए थे अजीत सिंह के संगठन से। उसके बाद इन तमाम एक्टिविटी को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, अजीत सिंह को देश से बाहर निर्वासित कर दिया, देश से बाहर भेज दिया। तो देश से बाहर निर्वासित करने के बावजूद भी ये फ्रांस में चले गए और निर्वासित होकर के फ्रांस भेज दिया गया। और फ्रांस में भी जाने के बाद भी इन्होंने कई, जैसे सूफी अम्बा प्रसाद जो हैं और भाई परमानंद हैं, लाला हरदयाल हैं, ऐसे तमाम लोगों के साथ जुड़ करके क्रांतिकारी संगठन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये पंजाब के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन या महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है उस समय के लाला लाजपत राय और अजीत सिंह हुआ करते थे। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में, जैसे दिल्ली में हम लोग देखें, महत्वपूर्ण घटना हुई थी जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली में। तो दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को चांदनी चौक पे एक घटना होती है, जो लाल किला के सामने जो चांदनी चौक है, 1912 में 23 दिसंबर को एक घटना होती है। इसमें क्या होता है कि उस समय यहाँ पे हुआ करते थे वायसराय हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे यहाँ पे वायसराय हुआ करते थे, और उनसे काफ़ी लोग नाराज थे। यही हार्डिंग द्वितीय जो है बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं, और कई अन्य कारणों से, चूँकि उस समय भारत की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन क्रांतिकारी लोगों ने क्या किया कि हार्डिंग के काफिले पे
बम फेंक दिया। ये बम फेंकने के कारण इसमें कई लोग जो हार्डिंग के सेवक हुआ करते थे हुए मारे गए और इसमें हार्डिंग बुरी तरह से घायल हुआ। इस घटना को अंजाम देने में महत्वपूर्ण नाम जो निकल करके आया वो रास बिहारी बोस का और सचिंद्र सन्याल का। ये रास बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल वही व्यक्ति हैं जो अनुशीलन समिति के सदस्य हुआ करते थे। तो ये व्यक्ति मुख्य रूप से इस घटना को अंजाम देते हैं जिसे कहा जाता है दिल्ली षड्यंत्र कांड। यह दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा चलता है इस घटना के बाद। रास बिहारी बोस पे और सचिंद्र नाथ सन्याल पे मुख्य रूप से इस घटना के बाद दिल्ली षड्यंत्र के नाम से मुकदमा चलता है और इसके साथ साथ 13 अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें अमीर चंद, यहाँ व्यक्ति का नाम देख लीजिए क्योंकि कभी भी पूछ दिया जाता है कि दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा में कौन नहीं जुड़े थे, तो जो जुड़े थे उनका नाम देख लीजिए मुख्य रूप से जो अमीर चंद हैं, अवध बिहारी हैं, दीनानाथ हैं, सुल्तान चंद्र हैं, हनुमंत शाह हैं, बसंत कुमार हैं, बाल मुकुंद और बलराज। इन सब का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बट एक नज़र इस पर आपका होना चाहिए ताकि पूछ दे कि दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा से कौन नहीं जुड़े थे तो उसमें आप निकाल पाए। तो एक बार पुनः देख लीजिए, अमीर चंद जो कि दिल्ली मुकदमा से जुड़े थे, अवध बिहारी, दीनानाथ, सुल्तान चंद्र, हनुमंत सहाय, बसंत कुमार, बाल मुकुंद और बलराज, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो कि इस दिल्ली षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगातार आधुनिक भारत के इतिहास से क्रांतिकारी संगठन से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, जिसमें कि हम लोगों ने अभी भारत में जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन थे या उनकी जो गतिविधियाँ थी उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। इसके साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन इससे भी बनता है कि क्रांतिकारी पत्रिकाएं कौन थी। ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इनमें से कौन क्रांतिकारी पत्रिका नहीं है, लेकिन हम इसमें देख लेते हैं कि कितने क्रांतिकारी पत्रिकाएं हैं। इसको देख लीजिए कि युगांतर जो है एक क्रांतिकारी पत्रिका थी जिसे लिखा था वरिंद्र घोष ने और भूपेंद्र नाथ दत्त ने, ठीक है। और वरिंद्र घोष की एक अन्य पत्रिका है वर्तमान राजनीति, जो कि अलग बात है, इसको अभी बाद में देखेंगे। युगांतर पत्रिका जो है ये क्रांतिकारी पत्रिका है और ये क्रांतिकारी पत्रिका वरिंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने लिखा था। उसके साथ साथ संध्या नामक पत्रिका है जिसको मुग्धाचरण ने लिखा था, मुग्धाचरण ने। वंदे मातरम पत्रिका है, अरविंद घोष ने इसे निकाला था। वंदे मातरम पत्रिका का संस्थापक अरविंद घोष है। और जमींदार पत्रिका जो है सिराजुद्दीन, जमींदार को किसने निकाला? सिराजुद्दीन। ये सभी क्रांतिकारी पत्रिकाएं हैं। उसके बाद भारत माता जिसे लिखा था अजीत सिंह ने, इनकी पत्रिका थी भारत माता अजीत सिंह की, जो भगत सिंह के चाचा थे। वंदे मातरम यहाँ पे है मैडम विकासी गामा ने भी निकाला था, ये लंदन में निकाला था, इस बात को ध्यान रखेंगे। वंदे मातरम पत्रिका जो है वो मैडम विकासी गामा ने लंदन के क्षेत्र में, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। वंदे मातरम दो है, एक है वंदे मातरम मैडम विकासी गामा जो लंदन के क्षेत्र में निकाली, और एक वंदे मातरम है जो कि अरविंद घोष ने ये बंगाल के क्षेत्र में निकाला था। बंदी जीवन जो कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने लिखा था, बंदी जीवन। पाथेर दावी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने पाथेर दावी पत्रिका को निकाला था। और बम मैनुअल जो है पी.एन. बापट ने निकाला था। किसने निकाला था? पी.एन. बापट ने। ये पी.एन. बापट बम मैनुअल नामक पत्रिका निकाला था। उसके बाद काल नामक पत्रिका जो है प्रांजपे ने निकाला था, प्रांजपे ने काल नामक पत्रिका निकाला था। तो ऐसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्रिकाएं थी जो कि युगांतर, संध्या, वंदे मातरम, जमींदार, भारत माता, फिर वंदे मातरम, बंदी जीवन, पाथेर दावी, बम मैनुअल और काल। इन तमाम पत्रिकाओं की यह भूमिका बहुत ही ज़्यादा उस समय हुआ करती थी, जो कि भारत में क्रांतिकारी संगठन को और क्रांतिकारी एक्टिविटी को आगे लेके जाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो है महत्वपूर्ण रूप से युवाओं के अंदर एक रोष उत्पन्न करने का काम किया था, विरोध उत्पन्न करने का काम किया था इन तमाम क्रांतिकारी पत्रिकाओं ने। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो विदेश में क्रांतिकारी संगठन हुआ करती थी और उनकी जो गतिविधि थी अपने उपनिवेश से छुटकारा पाने के लिए, उसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।